एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कीमो रिसेप्टर्स एंड डिसऑर्डर्स वाला पार्ट कवर करेंगे, और थोड़ा सा पार्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का बचा हुआ था। उसमें हम देखेंगे केवल फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं HbCO2 डिसोसिएशन को और HBO2 डिसोसिएशन को। ठीक है, बस उसके बाद हम कीमो रिसेप्टर्स और डिसऑर्डर्स पे आ जाएंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू को। ठीक है, कैसे टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था और क्या क्या रिएक्शंस हो रही थी। एक बार हम उसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें फैक्टर्स वाला पार्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये है हमारी टिश्यू। ठीक है, ये हमने टिश्यू बनाई है। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg होता है। और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसी बनाई है और उसके अराउंड ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ब्लड कैपिलरी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह लग जाएगी, तो हमें आरबीसी से काम है, तो हमने डायरेक्ट आरबीसी बनाई। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। ठीक है, तो जो गैस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, हम सबको पता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से कहाँ आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आएगी। यानी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में है 45 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40 mmHg। ठीक है, तो 45 से 40 की तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें 97% जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में थी, यानी HbO2 के फॉर्म में थी, और 3% जो ऑक्सीजन थी वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हुई थी। ठीक है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी तो क्या रिएक्शंस होगी हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी HbO2 97% प्रेजेंट थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसमें से 23% जो है ऑक्सीजन रिप्लेस होकर के कार्बन डाइऑक्साइड से पहली रिएक्शन में जुड़ जाती है। ठीक है, ये HbO2 से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद Hb से बाइंड कर जाती है, यानी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और बना लेती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये बनता है 23%। ठीक है, और ऑक्सीजन फ्री हो जाती है केवल 23%। ठीक है, अभी भी जो ऑक्सीजन है वो 74% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, यानी 74% HbO2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली 23% क्या होता है? ओनली 23% ऑक्सीजन रिप्लेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक है, और HbCO2 बन जाता है, यानी कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। ठीक है, चलिए, और दूसरी रिएक्शन में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आई है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ। आरबीसी में वाटर भी होता है, ठीक है, पानी भी होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है उसकी प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है। तो बनता है H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है। H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में H+ और HCO3- यानी H+ और बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये बाई कार्बोनेट आयन जो है इसमें 70% CO2 प्रेजेंट होती है, यानी इस बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% CO2 होती है। और ये बाई कार्बोनेट आयन क्या करते हैं? प्लाज्मा में चले जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में चले जाते हैं, इसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, और जब ये बाई कार्बोनेट आयन बाहर आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में जाते हैं तो इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से आरबीसी के अंदर आते हैं क्लोराइड आयंस। ठीक है, क्लोराइड आयंस आते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब क्या होगा? थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब जो 74% ऑक्सीजन प्रेजेंट है अभी भी HbO2 की फॉर्म में, वो जो H+ बना है ना सेकेंड रिएक्शन में, वो इस HbO2 के साथ
रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन को हटा करके खुद हीमोग्लोबिन से क्या करता है, बाइंड कर जाता है। तो बन जाता है HbH+ यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। जो 74% ऑक्सीजन बाइंडेड थी हीमोग्लोबिन से वो फ्री हो जाती है, ठीक है। और ये सारी ऑक्सीजन क्या होती है, इस टिश्यू में चली जाती है। ये सारी ऑक्सीजन क्या होती है, इस टिश्यू में चली जाती है। और जो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व है ये भी टिश्यू के पास चली जाती है, ठीक है। चलिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हमने देख ली, और इसमें से जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमने इसको अच्छे से पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अभी हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आती है आरबीसी में, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी है, और ये रिएक्शंस होती हैं HbO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, HbCO2 का फॉर्मेशन होगा 23% और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एनाहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड फिर कार्बोनिक एनाहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में H+ और बाइकार्बोनेट आयंस में ब्रेक हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस बाहर प्लाज्मा में चले जाते हैं जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। फिर इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं आरबीसी के अंदर बाहर से, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और थर्ड रिएक्शन होती है HbO2 जो 74% बची हुई थी उससे ये H+ रिएक्ट करते हैं और HbH+ बनता है, यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। और जो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई थी वो भी फ्री हो जाती है और टिश्यू के पास चली जाती है। और जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस आरबीसी में आती है तो 7% उसमें से प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं और 70% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होते हैं जो प्लाज्मा में चले जाते हैं, और 23% जो होते हैं वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किस किस फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। पहली और 23% किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। दूसरी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो प्लाज्मा में चले जाते हैं 70%, ठीक है, और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स के पास जाएगा, ठीक है, आपके लंग्स में जाएगा, ठीक है। वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, फिर वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा किसके बीच में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में। तो उसको देखते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई, ठीक है। तो आपका ब्लड जो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया टिश्यू के लेवल पे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में आता है और फिर लंग्स और फिर एल्विलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर ये ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। फिर आगे ये ब्लड ऑक्सीजनेट जब हो जाता है तो फिर ये जाता है टिश्यू के पास, ठीक है। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है? तो देख लेते हैं ये एल्वुलाई में हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो होता है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg, ठीक है। और ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, उसकी ये आरबीसी हमने बनाई है और उसके अराउंड ब्लड का लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। चलिए, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 mm, ठीक है। तो हमें पता है कि गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो गैस जो है मूव करेगी, यानी ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर 104 है एल्वुलाई में और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, आपकी 104 यानी 104 mmHg से 40 mmHg की तरफ मूव करेगी, यानी एल्वुलाई से कहाँ आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आएगी, ठीक है। तो क्या क्या रिएक्शंस होंगी उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये रिएक्शन देखी ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में के बीच में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, रिएक्शन आपकी ऐसे जा रही थी, ठीक है।
अब इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, ठीक है। आपने रिएक्शन ऐसे देखी थी, अब यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल उल्टी चलती है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो जाती है रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो HbH+ है और HbH+ बना था प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फ्री हो गई थी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर पहली रिएक्शन क्या होती है, जो HbH+ बना हुआ था, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आती है, तो क्या होती है, ये HbH+ से बाइंड कर मतलब रिएक्ट करती है, ठीक है। और क्या होता है, HbO2 बन जाता है और H+ क्या होता है, फ्री हो जाता है, H+ आयंस फ्री हो जाते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, आप देखना कि जो बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में गए थे ना, जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो क्या करते हैं, अब प्लाज्मा से वे अंदर आरबीसी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और इस H+ से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और बनाते हैं H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो गई, 70% फ्री हो जाती है। और जब ये बाइकार्बोनेट आयंस आपके प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ अंदर आते हैं, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, ये क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर प्लाज्मा की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, यानी बाहर चले जाते हैं। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से अंदर आरबीसी की तरफ आ रहे थे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे थे, इसे हम बोल रहे थे क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन पूरी उल्टी चल रही है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि क्लोराइड आयंस बाहर जाएंगे, तो हम बोलेंगे रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। चलिए, तो 70% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गई, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या होगा, जो HbCO2 थी, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये HbCO2 थी ना, 23% प्लस ऑक्सीजन बनी हुई थी। अब ये रिएक्शन यहाँ पर देखो क्या होगा, HbCO2 जो ऑक्सीजन आई है वो बाइंड करेगी और HbO2 बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी आपकी 23% क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। और 7% आपके कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा में डिजॉल्व है, तो ये सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर जाएगी, आपकी एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई में मूव कर जाएगी, ठीक है। और इस जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, एक्सपायर कर देंगे बाहर एटमॉस्फेयर में, एक्सपायर आउट कर देंगे बाहर एटमॉस्फेयर में, ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है, हमने देखा था। और हमें ये भी पता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से बाइंड करती थी, वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के हीम वाले पार्ट से बाइंड करती थी। हीम वाले पार्ट में भी कौन सा पार्ट, आयरन वाला पार्ट Fe+2। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट से बाइंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाला पार्ट, उसमें भी जो अमाइनो वाला पार्ट होता है ना, उससे बाइंड करती है, ठीक है। हमने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है, बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। तो हमने इतनी रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स दैट फेवर्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ठीक है। तो हम देखते हैं फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं HbO2 को डिसोसिएशन के लिए, यानी HbO2 को अलग अलग करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। तो जो HbO2 डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स हमारा, वो कहाँ पर होता है, वो टिश्यू के लेवल पे होता है, ठीक है। HbO2 यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कहाँ पर अलग अलग होती है, टिश्यू के लेवल पर अलग अलग होती है, क्योंकि जो ब्लड जो गैसेस का एक्सचेंज होता था टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो उसमें क्या होता था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी उसमें HbO2 प्रेजेंट होती थी, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड होती थी, ठीक है। तो क्या होता था, इन HbO2 का क्या होता था, वहाँ पर डिसोसिएशन होता था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से आती थी वो कहाँ पर आ जाती थी, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आप देखो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है ना, HbO2 देखो, HbO2 यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, यानी ठीक है, इनका अलगाव हो रहा है।
तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है फेवर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। लो PO2 इन टिश्यूज, ठीक है, पहला जो फैक्टर है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, ठीक है, पहला फैक्टर तो ये है। अब इस फैक्टर को समझते हैं, ठीक है, चलिए। तो अब इसमें कह रहा है कि लो PO2 इन टिश्यूज, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू में कम है, ठीक है, 40 mmHg है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95 mmHg, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40 mmHg टिश्यू में, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जो गैस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, हमें पता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 40 है टिश्यू में, तो जो ऑक्सीजन है वो जाना चाहती है खुद ही, उसकी लो कंसंट्रेशन है टिश्यू में, तो जो ऑक्सीजन है वो 95 से 40 की तरफ जाना चाहती है, इसीलिए ये पहला फैक्टर है कि HbO2 डिसोसिएशन का, ठीक है, HbO2 डिसोसिएशन का ये पहला फैक्टर है कि जो ऑक्सीजन है वो खुद ही जाना चाहती है हीमोग्लोबिन को छोड़ करके टिश्यू के पास, ठीक है। तो HbO2 को अलग अलग होने में ये पहला फैक्टर है कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो टिश्यू में कम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगी। तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। आपका पहला फैक्टर ये हो गया लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में अगर कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है वो खुद ही जाना चाहती है टिश्यूज़ के पास, तो इससे क्या होगा, HbO2 के बीच में क्या हो जाएगी, दरार आ जाएगी, ठीक है, HbO2 का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। सेकेंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सेकेंड फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो ये HbO2 क्या होता है, HbO2 का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन से खुद ही बाइंड कर जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन को हटा के खुद ही हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है तो क्या होता है, HbO2 का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं HbO2। थर्ड फैक्टर है H+, ठीक है, H+ को देखो, ये जो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा था, H+ जो बने थे, ये H+ बने हैं ना, ये थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था, HbO2 और H+ की रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। तो H+ भी एक फैक्टर है HbO2 को ब्रेक कराने का, ठीक है, HbO2 को अलग अलग करने के लिए H+ भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो H+ क्या करता है, HbO2 में से ऑक्सीजन को हटा करके खुद H+ हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जा रहा था और बन जा रहा था प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। तो क्या हो रहा है, H+ भी तो एक फैक्टर है HbO2 को अलग अलग करने के में, ठीक है, HbO2 के डिसोसिएशन के लिए ये भी एक H+ भी जो है एक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है इसके, ठीक है। फोर्थ है एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी यानी H+ आयंस जो है अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ती है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, HbO2 को डिसोसिएशन के, ठीक है, जब एसिडिटी बढ़ेगी तो HbO2 का डिसोसिएशन होगा, ठीक है। और फिफ्थ है हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर कैसे, अब मान लो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के पास जाती है, और टिश्यू इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, टिश्यू के सेल्स इन ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और क्या होता था, जो ग्लूकोज होती है हमारी, ठीक है, उसमें क्या होती थी, उसमें ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बनती थी, और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो हीट बनती है जिससे हमारी मतलब टिश्यूज में काफ़ी गर्मी हो जाती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है काफ़ी जब कार्बन जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए क्या है, ये जो हाई टेम्परेचर है ये भी एक फैक्टर है इस HbO2 के डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी एक रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल है, H+ भी, और कार्बन डाइऑक्साइड और लो PO2 इन टिश्यूज, ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये HbO2 के डिसोसिएशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको फेवर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स दैट फेवर हीमोग्लोबिन CO2 डिसोसिएशन, ठीक है। HbCO2 के डिसोसिएशन पहली बात तो होता कहाँ है, एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, ठीक है, ये हमने देखा था ना,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वेलाई, ठीक है। यहाँ पर जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, यानी HbCO2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जो ऑक्सीजन एल्वेलाई से आ रही है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो क्या करी, हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रही थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रही, ठीक है। एक फैक्टर तो इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल हो गई, ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। दूसरा फैक्टर है कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो फैक्टर है कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एल्वेलाई में कम है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, 45 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में ओनली 40 mmHg। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से कहाँ मूव करना चाहेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेलाई की तरफ मूव करना चाहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो गैस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो एक फैक्टर ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही एल्वेलाई में जाना चाहती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही एल्वेलाई में जाना चाहती है। तो एक फैक्टर ये भी है कि HbCO2 का बॉन्ड ब्रेक होने का, ठीक है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही जाना चाहती है तो HbCO2 का बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है। और एक फैक्टर है ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी तो HbCO2 को अलग अलग करके हीमोग्लोबिन से खुद ही ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएंगे। तो इसके लिए आप याद करो दो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लो PCO2 एट एल्वेलाई और ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया और ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कीमो रिसेप्टर्स वाला पार्ट, देन हम फिर डिसऑर्डर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, चलो, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कीमो रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। कौन से केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है या H+ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको डिटेक्ट करते हैं और इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कौन सी रिएक्शंस हो रही थी, हमने देखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से बाइंड कर रही थी, ठीक है, और क्या हो रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन रहा था और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में H+ और HCO3- जो है वो बन रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगे तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में H+ का भी लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखी थी कि ये रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही थी, ठीक है। यहीं पर देखो, यहाँ पर ये देखो, जब आपका ये यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में हमने यहाँ पर देखा कि जब टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज हमने करा था, तो ये सेकेंड रिएक्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड कर रही थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में, तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन रहा था और कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H+ और HCO3 जो है आयंस बन रहे थे, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में H+ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो H+ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये केमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज़्यादा हो जाते हैं हमारे ब्लड में, तो ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। देखो क्या लिखा है, CO2 इंक्रीजेज इन बॉडी व्हेनेवर वी हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो लिखा है कि जब भी हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है, हमें सांस लेने में परेशानी होगी किसी भी कारण से, ठीक है, कोई भी इसका रीजन हो सकता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी का, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं लिफ्ट में फंस गए हैं, ठीक है, लिफ्ट में फंस गए हैं, वहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई वहाँ पर क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से वो बंद है, ठीक है, कोई वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पर,
तो क्या होगा, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, ठीक है। आपकी ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब वेंटिलेशन नहीं है तो आप वहाँ पर कहाँ होगी, ऑक्सीजन तो होगी नहीं एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, ठीक है। तो आप जब एक्सपायर आउट करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही होगी, तो आपके ब्लड में भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। या आप कोई और दूसरी कंडीशन कह सकते हैं कि अगर आपका कोई ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, कोई आपका मुंह दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये आपकी जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि ये स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो H+ और CO2 को डिटेक्ट करते हैं हमारे ब्लड में। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला होगा आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पहला होगा आपका सेंट्रल, एक मिनट, पहला होगा आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और दूसरा होगा वो आपका पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर होगा, ठीक है। पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट है ये है पॉन्स, ठीक है, हमारे ब्रेन का पार्ट है ये पॉन्स, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसे हम स्विच ऑफ सेंटर भी कह रहे थे, ठीक है। हमने जब देखा था, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉन्स में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ठीक है। नर्वस रेगुलेशन वाले जब हमने पार्ट पढ़ा हुआ था तो हमने देखा था कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। तो अभी हम देखते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। तो ये हमारे ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, ठीक है, ये जो येलो कलर से बना है ये है पॉन्स, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक? इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये हमारे ब्रेन का पार्ट है जो ग्रीन कलर से बना है नीचे की तरफ कौन से जुड़ा हुआ, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसमें प्रेजेंट होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है आपके ब्रेन का पार्ट, उसमें जो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके ऊपर ही आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, कहाँ पर, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर ही, ठीक है, पास में ही सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आपसे कोई पूछेगा कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, ठीक है। तो क्या होगा, चलो एक बार फिर से इसको बता देते हैं कि ये हमारे ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पॉन्स के नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, इस रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर ही पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। चलिए इतनी बातें हमें समझ में आ गई, अब हम आगे की बातें समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ठीक है, इफ समवन ट्राइड टू फोर्सफुली स्टॉपिंग योर ब्रीथ, ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जो ब्रेथ है उसको फोर्सफुली रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके मुंह पे कोई तकिया रख दे, उसका मतलब उसका जो है जो मुंह है वो बंद करने की कोशिश करे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसमें शॉर्टेज ऑफ एयर हो जाएगी, ठीक है, या आप लिफ्ट में ट्रैप हो जाए, ठीक है, आप लिफ्ट में फंस जाए तो वहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है। इन सारे कारण की वजह से क्या होगी, आपकी एयर में शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ एयर, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एयर हो जाएगी और आपके ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल इसकी वजह से बढ़ेगा, ठीक है।
इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ लेवल क्या होगा, आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखा है वी आर मोर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। ठीक है, हम लोग जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ता है तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है, नॉट टू डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उससे हमें कम प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ता है तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, जो ब्रेन है, ठीक है, ये जो ब्लड है, ब्लड में बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल। ठीक है, तो ये ब्लड क्या होगा, आपके ब्रेन से भी तो होके गुजरेगा, तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेन क्या होगा, सिग्नल भेजेगा। किसके पास सिग्नल भेजेगा, इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के पास सिग्नल भेजेगा। ठीक है, ब्रेन किसके पास सिग्नल भेजेगा, इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, ब्रेन इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के पास क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ठीक है, सिग्नल भेजेगा तो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चालू हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये सिग्नल भेजेंगे किसके पास, जो पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके पास ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, ये मान लो ये सिग्नल भेजना ने शुरू कर दिया, ये सिग्नल इसने भेजा। ठीक है, ये सिग्नल इसने भेजा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ने पॉन्स के पास, पॉन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उसको सिग्नल भेजा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको भी सिग्नल भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से, तो क्या होगा, सेंड सिग्नल टू न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और डीपर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग रेट यानी जैसे कि नॉर्मल हमारे अंदर क्या होती है, 12 से 16 बार पर मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, यानी 12 से 16 बार ब्रीदिंग ना होकर के मान लो हम 30-40 बार ब्रीदिंग करने लगे, खूब जोर जोर से सांस लेने, ठीक है, डीपर ब्रीदिंग करने लगे, यानी गहरी सांस लेने और छोड़ने लगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में थी वो बाहर हो जाएगी, एक्सपायर आउट आप कर दोगे, और जो ऑक्सीजन होगी एटमोसफेयर से वो आप लेने लगोगे। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा कभी होता है ना कि जब हम शावर वगैरह ले रहे होते हैं तो पानी क्या होता है, जब हमारे जब हमारे फेस के पास से गुजरता है ना, तो क्या होता है, हमारी बहुत तेज से हमें क्या होता है कि हम ब्रीथ करने लगते हैं। ठीक है, मुंह हटा करके वहाँ से ब्रीदिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है और हमें लगता है कि मतलब हमारी ब्रीदिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, हम जोर से सांस लेते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो समझ में आया आपको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बस क्विकली समझते हैं, फिर हम आगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, जब किसी पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी या कोई आपके या कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मतलब फोर्सफुली क्या कर रहा है, उसकी जो है सांस रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या आप लिफ्ट में ट्रैप हो गए। ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, आपकी एयर में शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एयर हो जाती है, जिससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, जो आपका ब्रेन है क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा किसके पास, इस सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के पास, और ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये सिग्नल भेजेंगे पोन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उसके पास, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके पास। ठीक है, तो जब इनके पास सिग्नल जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, तो ये क्या करेंगे, आपकी आपकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, आप 12 से 16 बार ब्रीदिंग ना करके पर मिनट आप 30 से 40 बार मान लो ब्रीदिंग करने लगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एक्सपायर कर पाओगे जो आपके ब्लड में ज़्यादा हो गई थी, और ऑक्सीजन ले पाओगे। ठीक है, डीपर ब्रीदिंग स्टार्ट लिखा है। ठीक है, आप गहरी गहरी सांस लेने लगेंगे। ठीक है, गहरी गहरी सांस लेंगे, तेज तेज से सांस लेंगे और निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या होंगे, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स वाला। अब हम चलते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की तरफ, ठीक है। अब हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। उसमें से 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। हमें पता है, हम जो बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेशन वाले चैप्टर में तो हार्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसमें से देखो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, ठीक है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट में, वहां से निकलती है आपकी अओर्टा, ठीक है। अओर्टा हमारी जो है बॉडी में बिग आर्टरी होती है जो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारे हार्ट का जो है चैम्बर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इससे निकलती है क्या, अओर्टा, ठीक है। अओर्टा इससे निकलती है। तो आप ये देखो, ये लिखा है ना असेंडिंग अओर्टा, ठीक है। जो पार्ट अओर्टा का ऊपर जा रहा है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग अओर्टा, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है यानी असेंडिंग अओर्टा बोलेंगे, ठीक है उसको। और अओर्टा का वो पार्ट जो घूम गया है, ठीक है, जो घूम गया है ऐसे, उसे बोलते हैं हम आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। आर्च ऑफ अओर्टा है ये, ठीक है। तो आपकी जो आर्च ऑफ अओर्टा है वहां पर प्रेजेंट होगी आपकी ऑर्टिक बॉडी, ठीक है। ऑर्टिक बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इस आर्च ऑफ अओर्टा जो है उससे आपकी निकलेगी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपका हार्ट का चैम्बर है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपके हार्ट का चैम्बर होता है, ठीक है। वहां से आपकी अओर्टा निकलती है, ठीक है, अओर्टा निकलती है। तो जो अओर्टा का पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऊपर जा रहा है उसे बोलते हैं हम असेंडिंग अओर्टा, ये असेंडिंग अओर्टा है। और जो पार्ट अओर्टा का जो घूम गया है ऐसे बेंड हो गया है उसे बोलते हैं हम आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। ये जो घुमा हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं आर्च ऑफ अओर्टा, ठीक है। इस आर्च ऑफ अओर्टा में प्रेजेंट होगी आपकी अओर्टिक बॉडी, ठीक है। इस अओर्टिक बॉडी में ही होंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। और इस आर्च ऑफ अओर्टा से निकलती है कैरोटिड आर्टरी जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी है, वो है कैरोटिड आर्टरी जो आपके आर्च ऑफ अओर्टा से ये निकलती है, ठीक है। तो इस कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होगी कैरोटिड बॉडी, ठीक है। तो इस कैरोटिड आर्टरी में क्या प्रेजेंट होगी, कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस कैरोटिड बॉडी में होंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ऑर्टिक बॉडी में प्रेजेंट है और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होंगे आपके, एक ऑर्टिक बॉडी जो आपके आर्च ऑफ अओर्टा में है और एक कैरोटिड बॉडी में होंगी जो आपकी कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मैंने कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्टिक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ऑर्टिक बॉडी आर्च ऑफ ऑर्टम प्रेजेंट है और कैरोटिड बॉडी कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, ऑर्टिक बॉडी में होंगे और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कैरोटिड बॉडी इज प्रेजेंट ऑन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड बॉडी कहाँ प्रेजेंट है आपकी, कैरोटिड बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है। और ऑर्टिक बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, आर्च ऑफ अओर्टा में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्टिक बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, आर्च ऑफ अओर्टा में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इतनी बातें हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अगर किसी पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे, ठीक है, वही वाला केस, कोई पर्सन है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे, ठीक है। फिर वो लिफ्ट में ट्रैप हो जाए या कोई ज़बरदस्ती उसका मुंह दबाने की कोशिश करे, किसी को कोई उसके मुंह पे तकिया रख दे, ठीक है, और उसकी सांस रोकने की कोशिश करे। कुल मिलाकर के क्या करें कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो और सांस ना ले पा रहा हो, ठीक है, कोई उसकी सांस रोकने की कोशिश करे या लिफ्ट में बंद हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने रिएक्शन देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनता था और H+ और क्या बनता था, H+ और जो है HCO3- यानी बारकार्बोनेट आयन बनते थे, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है इसकी वजह से H+ का लेवल भी बढ़ता है, ठीक है।
तो कहने का मतलब कि यहाँ पर किसी पर्सन को अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो क्या होता है उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होगा वो सिग्नल भेजेगा किसके पास, आपके इस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। जो ब्रेन होगा वो आपका सिग्नल भेजेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लड है हमारे ब्रेन से होकर के जाएगा, तो ठीक है ब्लड डिटेक्ट कर लेगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ हमारे ब्लड में बढ़ गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिग्नल भेजता है, इसके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के पास सिग्नल भेजेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स इन आर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होंगे, इसके पास क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा और इनको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। जब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सिग्नल भेजेंगे किसके पास, जो आपका पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट था ना, और जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, ठीक है। तो क्या होगा, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो आपके ऑर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट है, वो किसके पास सिग्नल भेजेंगे, पोन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके पास ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा और डीपर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। फिर वही बात कि हम 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट, और हमारा रेस्पिरेटरी रेट मान लो बढ़ करके 30-40 बार हो गया, ठीक है। हम हर मिनट 30-40 बार ब्रीदिंग करने लगे, ठीक है, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगे, ठीक है, गहरी सांस लेने और निकालने लगे, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, इसकी वजह से डीपर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम जोर जोर से सांस बाहर निकालते हैं और लेते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा होता है ना, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपायर कर देते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इंस्पायर कर लेते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो लिखा है एक्सेस CO2 एक्सपायर एंड O2 इंस्पायर, ठीक है, जिससे क्या होती है, जिससे क्या होता है, हमारी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, हम फिर से अपने नॉर्मल जोन में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। हमने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कहें तो फिर से एक बार फिर से पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सबसे पहले आपके कहाँ प्रेजेंट है, आपके आर्च ऑफ ओर्टा में आपकी क्या प्रेजेंट है, ऑर्टिक बॉडी प्रेजेंट है, उसमें आपकी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, और आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें प्रेजेंट है कैरोटिड बॉडी, ठीक है, उसमें आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्टिक बॉडी में है और कैरोटिड बॉडी में आपकी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, अगर कोई पर्सन को क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, कोई पर्सन अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी किसी पर्सन को होने लगेगी, तो क्या होगा, जिसकी वजह से उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा और सिग्नल भेजेगा किसके पास, सिग्नल भेजेगा इस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा इस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये सिग्नल भेजेंगे किसके पास, जो पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है उसके पास, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके पास, ठीक है। जब इनके पास सिग्नल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, हम ज़्यादा बार ब्रीदिंग करने लगेंगे, ठीक है, और डीपर ब्रीदिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम जोर जोर से गहरी सांस लेने और निकालने लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई थी वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर कर देंगे, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, और जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बार ले पाएंगे, जिससे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, तो आपने पढ़ ली होगी। चलिए, अब आगे चलते हैं, अब हम डिसऑर्डर वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। हम इसमें 3 डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, ठीक है। पहला डिसऑर्डर है अस्थमा, दूसरा है एम्फाइसीमा, और थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा की। चलिए, सबसे पहले हम अस्थमा की बात करेंगे, ठीक है। अस्थमा क्या है स्टूडेंट्स, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है,
जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, ठीक है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको वो डिसीज नहीं होती है, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज नहीं फैलती है उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। तो अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, ठीक है। उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने में, छींकने में, खांसने में, छूने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ अ एलर्जिक डिसऑर्डर, ठीक है। अस्थमा क्या होती है, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर होती है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है कि अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ठीक है। कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, ठीक है, अस्थमा क्या होता है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कुछ पर्सन क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एलर्जिक पीपल बोलते हैं, ठीक है। एलर्जिक पीपल किसे बोलते हैं, जो पर्सन बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। जैसे कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, बहुत ही जैसे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जैसे अगर उनमें डस्ट चली जाए, ठीक है, अगर वो डस्ट इनहेल कर लें या पॉलन ग्रेन्स को इनहेल कर लें, ठीक है, तो कैसे पर्सन होते हैं, वो एलर्जिक पर्सन होते हैं, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जो पीपल्स क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ सब्सटेंस के लिए, उन्हें बोलते हैं एलर्जिक पीपल। तो अस्थमा में क्या होगा, इन अस्थमा व्हेन एन एलर्जिक पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद पॉलन ग्रेन्स, डस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, जब एक एलर्जिक पर्सन पॉलन ग्रेन या डस्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। वो सिम्टम्स हैं, उसके उसकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो उस पर्सन की क्या होगी, जो ब्रोंकाई होगी और ब्रोंक्यूल्स होंगे 1 मिनट सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि जो अस्थमा है वो एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। जो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एलर्जिक पीपल, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी किसी सब्सटेंस के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एलर्जिक पर्सन, ठीक है। जब कोई एलर्जिक पर्सन, ठीक है, जब कोई एलर्जिक पर्सन किसी डस्ट के या पोलिन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अस्थमा के केस में क्या होता है, उस पर्सन के, वो पर्सन जो है अगर वो कांटेक्ट में आता है डस्ट के या पोलिन ग्रेन के या एक्सट्रक्टा और भी जो सब्सटेंस के लिए वो एलर्जिक है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके उसके क्या होगा, सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसकी जो ब्रोंकाई होगी और ब्रोंक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्पैसम ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल्स होंगी उसमें क्या हो जाएगा, स्पाजम हो जाएगा। स्पाजम यानी, स्पाजम का मतलब होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्पाजम का मतलब होता है सस्टेन्ड 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 कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत लंबे समय तक क्या क्या होती है, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाजम, ठीक है। तो स्पाजम में क्या होता है, मसल्स बहुत देर तक क्या, बहुत लंबे समय तक क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में ही रहती है, ठीक है। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन उनमें बना रहता है, ठीक है। तो क्या होता है इसके सिम्टम्स में, स्पाजम ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें बहुत लंबे समय तक जो है कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है। और जब अस्थमैटिक पेशेंट्स जब ब्रीथ करते हैं ना, जब अस्थमैटिक पेशेंट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उनमें एक आपको व्हीजिंग साउंड, जो है व्हीजिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, व्हीजिंग, एक मिनट, तो क्या होती है, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग
ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग के दौरान क्या होती है, एक व्हीजिंग साउंड, यानी कुछ सी की आवाज़ नहीं होती है सीटी जैसी, वैसी आवाज़ क्या होती है देखने को मिलती है जब अस्थमैटिक पेशेंट्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जब इन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, और इनमें कैसी साउंड निकलती है, व्हीजिंग साउंड निकलती है, ठीक है। तो समझ में आ गया अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, ठीक है। जब एक एलर्जिक पर्सन किसके कांटेक्ट में आता है, डस्ट या पोलन ग्रेन जिससे उसको एलर्जी हो उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन हो जाएगी, और स्मूथ मसल्स जो होंगे ब्रोंक्यूल्स के वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। जब लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड फेस में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और सांस लेने में दिक्कत होगी उन्हें, और एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ब्रीदिंग के दौरान, ठीक है, इनमें, ठीक है? तो ये सारे सिम्टम्स आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इम्फाइसीमा, ठीक है। ये दूसरा डिसऑर्डर है हमारा इम्फाइसीमा। ये एक डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। जो लोग बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या बहुत लोग लंबे समय तक क्या करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इम्फाइसीमा क्यों होता है, जो लोग बहुत लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है, उनमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है इम्फाइसीमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एल्विलाई की वॉल्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। जो एल्विलर वॉल्स होती हैं, एल्विलाई की वॉल्स वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, सिगरेट के धुएं से, ठीक है। वॉल्स ऑफ एल्विलाई गेट्स डैमेज। और क्या हो जाता है, जब एल्विलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी, और हमने देखा था कि जो एल्विलाई होती है वहीं से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं से पॉसिबल होता है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज वहीं से होता है, हमने देखा था। जब एल्विलाई की वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो क्या गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज डिक्रीज इन रिस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया, रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जगह जगह से वॉल्स अगर डैमेज हो जाएगी, आप ये देखो, ये देखो, ये नॉर्मल एक हेल्दी एल्विलाई है, ठीक है, ये जो ऊपर दिख रही है, ठीक है, ये एक हेल्दी एल्विलाई है, ठीक है। और जब एम्फाइसीमा का जो पेशेंट होता है उसकी एल्विलाई ऐसी हो जाती है, ठीक है, ये डैमेज्ड, जगह जगह से देखो खोखली हो गई, उसकी वॉल्स क्या हो गई है, डैमेज हो गई हैं, ठीक है। जब वॉल्स एल्विलाई की डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या आपका गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस एल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं यहीं से डिफ्यूजन होता है गैसेस का एक्सचेंज यहीं से पॉसिबल हो पाता है, हमने देखा था, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। जगह जो होती है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए कम नहीं हो जाती, कम हो जाएगी ना, तो इसीलिए ये लिखा है देयर इज डिक्रीज इन रिस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया और रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज, ठीक है। तो एम्फाइसीमा भी आपको समझ में आ गया। जो लोग बहुत लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, लंबे समय तक करते हैं सिगरेट स्मोकिंग, उनमें ये कंडीशन, उनमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, उनमें सॉरी जो एल्विलाई की वॉल्स है वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, और देयर इज डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ठीक है, उनमें कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपके ऑक्यूपेशन या वर्क से रिलेटेड होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, ये काम से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, ठीक है। अगर कोई पर्सन स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, कोई पर्सन क्या करता है, स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या हो रही है, स्टोन की क्रशिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्टोन क्रशिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, उसकी धूल उड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी धूल, अगर वो वहाँ काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके क्या बोलते हैं, नोज़ के थ्रू अंदर जाएगी, ठीक है, माउथ के थ्रू अंदर लंग्स में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, उनको हो जाता है न्यूमोकोनियोसिस। जो पर्सन स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और स्टोन की जो डस्ट होती है, जब स्टोन काटा जाता है, स्टोन की जो डस्ट होती है उड़ती है तो आपके लंग्स में जाती है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, ठीक है, ऐसे पर्सन को न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। कोई पर्सन मान लो एस्बेस्टस की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर एस्बेस्टस की डस्ट बहुत है, ठीक है, और उस एस्बेस्टस की डस्ट को वो इनहेल कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, तो क्या करें, क्या हो जाएगा, उसको एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। और कोई पर्सन मान लो सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जहाँ पे सिलिका का काम होता है, ठीक है, तो सिलिका की डस्ट जो होती है वो उड़ेगी,
और उसके लंग्स में जाएगी तो वो डस्ट इनहेल करेगा सिलिका की, तो उसको क्या हो जाएगी, सिलिकोसिस हो जाएगी, ठीक है, सिलिकोसिस हो जाएगी। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 3 है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्यूपेशन यानी आपके काम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके वर्क से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जहाँ आप काम करते हैं उसकी वजह से ये चीज़ें आपको, ये डिसऑर्डर्स आपको लगते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप स्टोन की जो डस्ट है वो आपके लंग्स में जा रही है, आप डस्ट इनहेल कर रहे हो स्टोन की, तो न्यूमोकोनियासिस हो गया। एस्बेस्टोसिस इंडस्ट्री में कोई पर्सन काम कर रहा है, वहाँ जो है एस्बेस्टोस की डस्ट इनहेल कर रहा है, तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो सिलिका की डस्ट उसके लंग्स में जा रही है, तो एसिलिकोसिस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, दीज डिसऑर्डर्स आर 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 रिलेटेड टू देयर वर्क, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपकी जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, तो उनके जो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाता है अपर पार्ट्स में, लंग्स का जो अपर पार्ट होता है ना, उसमें फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, ठीक है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप कई तरह की और सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, लंग कैंसर वगैरह भी इससे हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, अब 2 सिम्टम्स याद रखो कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, लंग्स में आपके स्वेलिंग हो जाती है इन डिसऑर्डर्स में, और क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अपर पार्ट में क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस होगी, यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, ठीक है, उसके और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ एंड, ठीक है, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगली क्लास से, वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो चलिए, अगर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।